कहानी की शुरुआत में हम एक अमेरिकी फुटबॉल मैच देखते हैं जहां एक आदमी निक्की अपनी गर्लफ्रेंड जेस के साथ वीआईपी स्टैंड्स में आराम से बैठा है। मैच चल रहा है, लेकिन निक्की का ध्यान खेल से ज्यादा भीड़ पर है। वह देखता है कि एक खूबसूरत लड़की अपनी सीट से उठती है और बाहर चली जाती है। उसी समय उसके दिमाग में एक शरारती विचार आता है। वह जेस के साथ एक छोटी सी शर्त लगाता है और कहता है, चलो देखते हैं कि कितने लोग उस लड़की को मुड़कर देखते हैं। पास में बैठा एक आदमी ली युआन कहता है कि वह भी इस शर्त में शामिल होना चाहता है और निक्की मान जाता है। सभी लोग मजाक में $10 की शर्त लगाते हैं और गिनती शुरू कर देते हैं। जब लड़की स्टैंड से बाहर जाती है तो आखिरी गिनती में पता चलता है कि 7 लोगों ने उसे मुड़कर देखा। इस शर्त में जेस की अनुमानित संख्या सबसे करीब थी, इसलिए वही जीत गई। ली युआन बिना किसी हिचकिचाहट के उसे पैसे दे देता है और फिर अगला राउंड शुरू करने का सुझाव देता है। इस बार शर्त यह है कि अगला फाउल कौन करेगा। जेस बाहर हो जाती है और कहती है कि उसे खेल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन निक्की आगे आता है और $1000 की शर्त लगाता है। जैसे ही सीटी बजती है, रेफरी फाउल का इशारा करता है और पता चलता है कि वही टीम है जिस पर निक्की ने शर्त लगाई थी। वह जीत जाता है और पैसे अपनी जेब में रख लेता है। हारने के बाद भी ली युआन और ज्यादा उत्साहित हो जाता है और कहता है, इस बार चलो $5000 की शर्त लगाते हैं। अब सवाल यह है कि खिलाड़ी बॉल पास करेगा या उसके साथ दौड़ेगा। निक्की $5000 की शर्त लगाने में थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन आखिरकार मान जाता है। ली युआन अनुमान लगाता है कि खिलाड़ी दौड़ेगा और निक्की कहता है कि वह पास करेगा। जैसे ही सीटी बजती है, खिलाड़ी सच में बॉल के साथ दौड़ पड़ता है, जिसका मतलब है कि निक्की $5000 हार जाता है। अब निक्की फैसला करता है, कोई बात नहीं, हमने $5000 हार दिए, यहीं रुकते हैं, और जेस से कहता है कि चलो कॉफी पीते हैं। वह जाना चाहता है, लेकिन ली युआन जोर देता है। वह कहता है, तुम वीआईपी लाउंज में बैठे हो, तुम्हारे पास पैसे हैं, सिर्फ $5000 के लिए क्यों परेशान हो। चलो एक और शर्त लगाते हैं, इस बार $10,000 की। आखिरकार निक्की मान जाता है। अब सवाल यह है कि क्या खिलाड़ी अगली पास सही करेगा या नहीं। निक्की का अनुमान है कि हाँ, लेकिन दूसरी टीम पास को इंटरसेप्ट कर लेती है। अब तक निक्की $15,000 हार चुका है। पैसे निकालते समय निक्की थोड़ा परेशान हो जाता है। वह एक पल सोचता है और कहता है, इस बार $50,000 की शर्त लगाते हैं। जेस यह सुनकर हैरान रह जाती है, लेकिन निक्की गुस्से में दिखता है। इस समय किस्मत उसके साथ नहीं है। वह अगली शर्त भी हार जाता है और उसे फिर से $50,000 देने पड़ते हैं। अब जेस उसे तुरंत रुकने के लिए कहती है, लेकिन निक्की का गुस्सा और अहंकार हावी हो जाता है। बिना सोचे समझे वह अगली शर्त $1,00,000 की लगा देता है। ली युआन हंसता है और उसे चिढ़ाते हुए कहता है, क्या तुम्हारे पास वाकई इतना पैसा है। निक्की चुपचाप पूरे पैसे की एक गड्डी मेज पर फेंक देता है। यह देखकर ली युआन भी उत्साहित हो जाता है। इस बार निक्की शर्त लगाता है कि अगला पास इंटरसेप्ट हो जाएगा और पूरा नहीं होगा, लेकिन पास सफल हो जाता है। अब निक्की को $1,00,000 का नुकसान हो चुका है। वह समझ नहीं पा रहा है कि इस मुसीबत से कैसे निकले। जेस भी उसके व्यवहार से हैरान है, लेकिन अब खेल बहुत गंभीर मोड़ पर पहुंच चुका है। निक्की कहता है, मेरे पास अभी $1 मिलियन बचे हैं, चलो सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, देखते हैं इस बार कौन जीतता है। अंतिम फैसला होगा, जो ताश के पत्तों से खेलकर बनाई गई थी। चूंकि ली युआन लगातार जीत रहा है, अब वह उत्साह में पागल हो गया है। वह अब निक्की को एटीएम मशीन की तरह देखने लगा है। ली युआन अपना पत्ता उठाता है, ये क्लब का 5 है। अब निक्की को सिर्फ 5 से बड़ा पत्ता उठाना है। उसके जीतने की संभावना बहुत ज्यादा है। निक्की आत्मविश्वास के साथ एक पत्ता उठाता है और पलटता है, लेकिन वह दिल का 3 होता है। यह देखकर जेस तुरंत अपनी कुर्सी से गिर पड़ी। जब निक्की ने खेल शुरू किया था तो उसका इरादा केवल $10 की शर्त लगाने का था, लेकिन अब वह $1 मिलियन से ज्यादा हार चुका था। इतनी शर्मनाक हार के बाद उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था, इसलिए वह चुपचाप जेस का हाथ पकड़कर बाहर जाने लगा। वह अंदर से बहुत दुखी था, लेकिन ली युआन ने उसे और भी ज्यादा चिढ़ाना शुरू कर दिया। उसने कहा, मास्टर से पंगा लेने का यही अंजाम होता है। निक्की रुक गया और इस बार $2 मिलियन की एक और शर्त लगा दी। अब विचार थोड़ा अलग था। निक्की ने चुनौती दी कि ली युआन दूरबीन से किसी भी रैंडम खिलाड़ी को चुन सकता है, और अगर निक्की ने उस खिलाड़ी की जर्सी नंबर सही बता दी तो जीत उसकी होगी। ली युआन थोड़ा उलझन में पड़ गया। उसने कहा, यह तो दिमाग पढ़ने जैसा है। ऐसा लग रहा था जैसे निक्की खुद को हारने के लिए तैयार कर रहा है। ली युआन को भी शक होने लगा कि शायद निक्की कोई धोखाधड़ी कर रहा है। उसका शक दूर करने के लिए निक्की ने कहा, ठीक है, मैं अनुमान नहीं लगाऊंगा, इस बार जेस करेगी। जेस ने गुस्से में निक्की की तरफ देखा। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। उसने कहा, इतने सारे लोगों में मेरे सही जर्सी नंबर का अनुमान लगाने की क्या संभावना है।
ये कहते हुए वह जाने लगी, लेकिन लियुआन के सुरक्षा गार्ड ने उसे रोक लिया और उनके बीच हल्की झड़प हो गई। जेस ने खुद को थोड़ा शांत किया। निक्की ने उससे कहा कि बस मैदान में चारों ओर देखो और जो भी नंबर अपना सा लगे वही बता दो। लियुआन ने दूरबीन उठाई और एक खिलाड़ी चुन लिया। फिर जेस ने दूरबीन ली और पूरे मैदान को देखा। उसे हर जगह जर्सी नंबर दिखाई दे रहे थे। वह कैसे अनुमान लगा सकती थी? तभी उसकी नजर एक जानी पहचानी शक्ल पर पड़ी और उसे निक्की की बात याद आई कि उसे वही नंबर चुनना चाहिए जो अपना सा लगे। उनकी दोस्त फरहाद ने 55 नंबर की जर्सी पहनी हुई थी। जेस समझ गई कि यह सब निक्की की योजना का हिस्सा था। उसने कहा नंबर 55 और वही सही जवाब था। लियुआन हैरान रह गई। जेस भी सोचने लगी कि निक्की को कैसे पता था कि लियुआन वही नंबर चुनेगी, लेकिन उस पल यह मायने नहीं रखता था। वे पहले ही शर्त जीत चुके थे। दोनों ने $1 मिलियन का मुनाफा कमाया और अपनी सारी हारी हुई रकम वापस पा ली। वे स्टेडियम से 2 बड़े बैगों में नकदी भरकर निकले। कार में निक्की ने जेस को बताया कि यह सब उनकी योजना का हिस्सा था। वे लोग लियुआन पर काफी समय से नजर रखे हुए थे। लियुआन अपने बुरी जुए की आदतों के लिए उच्च समाज में अच्छी तरह जाना जाता था। उसके सामने कोई भी शर्त रखी जाती तो वह तुरंत कूद पड़ता था। निक्की की टीम ने पूरी योजना बनाई थी। जैसे ही लियुआन अपने होटल के कमरे से बाहर निकला, नंबर 55 को उसके अवचेतन मन में बैठा दिया गया था। सुरक्षा गार्ड के लेबल पिन पर नंबर 55 लिखा हुआ था। स्टेडियम की ओर जाने वाले रास्ते पर लगे साइन बोर्ड्स पर भी वही नंबर दिखाई दे रहा था। उन्होंने उसे सिर्फ नंबर दिखाया ही नहीं था, उन्होंने उसे वह नंबर सुनवाया। मैच देखने आते समय लियुआन की कार में एक गाना बजाया गया जिसमें बार बार नंबर 55 दोहराया गया। 5 बार। ये संख्या गाने में 124 बार बोली गई थी, जिससे लियुआन का ध्यान बार बार उसी पर जाता रहा। उसे फरहाद की एक फोटो भी दिखाई गई थी जिससे एक दृश्य स्मृति बन गई थी। तो जब लियुआन ने दूरबीन से देखा तो उसका मन स्वाभाविक रूप से संख्या 55 की ओर गया और जैसे ही जेस ने फरहाद को देखा उसने 55 कह दिया। जेस को पहले से कुछ भी नहीं बताया गया था ताकि पूरे खेल के दौरान उसके हाव भाव स्वाभाविक बने रहें। इस तरह कोई भी उस पर शक नहीं करता। सब कुछ सुनने के बाद जेस निक्की से पूरी तरह प्रभावित हो गई थी। इसके बाद कहानी हमें कुछ दिन पीछे ले जाती है। कुछ दिन पहले ही निक्की एक कमरे में बिस्तर पर लेटा था। उसके पास जेस बैठी थी और एक आदमी उसकी कनपटी पर बंदूक ताने हुए था। जेस उसके बगल में बैठी थी जिससे वह हाल ही में मिला था। यह साफ था कि किसी ने निक्की को फंसा दिया था, लेकिन उसके चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था। उसने शांतिपूर्वक कहा, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, अगर गोली चलानी है तो चला दो। बंदूक वाले आदमी ने निक्की की प्रतिक्रिया देखी और तुरंत समझ गया कि यह आदमी चालाक है, उनसे भी ज्यादा शातिर, और उसकी यह सोच बिल्कुल सही थी। निक्की एक माहिर ठग था जो छोटी मोटी चोरी बड़ी कुशलता से करता था। जेस ने निक्की को धोखे से उस कमरे में लाया था, लेकिन निक्की ने उसमें एक स्वाभाविक प्रतिभा देखी। उस समय जेस को कुछ भी समझ में नहीं आया। जब बंदूक वाला आदमी चला गया तो निक्की ने जेस से कहा, तुम्हारे पास एक हुनर है, अगर तुम लोगों को धोखा देने की इस काबिलियत को तराशो तो बहुत आरामदायक जिंदगी जी सकती हो। निक्की ने कहा, यह हमारा पारिवारिक धंधा है। मेरे पिता, उनके पिता सब ठग थे। हमारे खून में ही धोखाधड़ी है। हर चाल, हर हरकत हमारे लिए एक खेल है। समय बर्बाद किए बिना जेस ने कुछ पैसे निकाले और कहा, मैं आपसे सीखना चाहती हूँ। निक्की ने हामी भर दी। बाहर निकलते समय उसने जेस की एक अंगूठी चुरा ली और जेस को पता भी नहीं चला। जब तक उसे इसका एहसास हुआ उसकी घड़ी भी गायब हो चुकी थी। जब उसने घड़ी अपने हैंडबैग में रखी, निक्की पहले ही उसका बटुआ निकाल चुका था। इन सब करतबों के बाद निक्की ने कहा, हाथ की सफाई, सही समय और थोड़ी सी स्टाइल, बस यही चाहिए इस काम के लिए। फिर निक्की ने उसे अलविदा कहा और चला गया। कुछ महीनों बाद जेस ने निक्की को न्यू ऑर्लियंस में ढूंढ लिया, जहां वह एक नई टीम बना रहा था। उनकी मुलाकात असल में एक परीक्षा थी। वो देखना चाहता था कि जेस उसकी टीम में शामिल होने के काबिल है या नहीं। जब जेस ने हामी भर दी तो निक्की ने उसे अपनी टीम के एक सदस्य के साथ मेले में भेज दिया। ये जेस का पहला व्यावहारिक असाइनमेंट था। उसने हाथ में नक्शा लेकर लोगों से रास्ता पूछना शुरू किया। जब वह लोगों का ध्यान भटका रही थी, उसका साथी चुपके से एक पर्यटक का कैमरा लेंस चुरा रहा था। फिर टीम के एक और सदस्य ने जानबूझकर एक आदमी को टक्कर मारी और जेस ने उसका बटुआ निकाल लिया। अब जेस को अपनी चोरी की शैली में और अधिक आत्मविश्वास महसूस होने लगा था। चॉपस्टिक्स का इस्तेमाल करते हुए उसने एक औरत के बैग से उसका बटुआ निकाल लिया। सब कुछ इतनी आसानी से हुआ कि किसी को उन पर शक तक नहीं हुआ। निक्की एक इमारत की छत से सब कुछ देख रहा था। उसने टीम को जेस को अकेला छोड़ देने के लिए कहा। अब उसकी बारी थी अकेले उड़ान भरने की। जेस ने एक के बाद एक कीमती चीजें चुराना शुरू कर दिया और हर चोरी के साथ निक्की का उसके प्रति सम्मान बढ़ता गया।
अब निक्की ने उसे एक और बड़ा असाइनमेंट दिया। इस बार एक हाईटेक घोटाला। खास लेंस की मदद से वे दूसरों के कार्ड देख सकते थे और आसानी से उन्हें हरा सकते थे। क्रेडिट कार्ड चुराने के लिए भी एक सिस्टम था। चुराया गया कार्ड चुपचाप एक साथी को भेज दिया जाता था, जहां एक डिवाइस उसके डेटा की कॉपी कर लेता था और फिर कार्ड मालिक की जेब में वापस रख दिया जाता था। जब तक किसी को पता चलता, उनका पूरा खाता खाली हो चुका होता। एक और घोटाला था नकली एटीएम मशीन। जब भी कोई पैसे निकालता, एटीएम चुपचाप उनका पिन स्टोर कर लेता था। बाद में फरहाद मशीन को हटा देता और सारा डेटा चुरा लेता था। सारे चुराए गए क्रेडिट कार्ड अलग अलग श्रेणियों में बांट दिए जाते थे। इनका इस्तेमाल महंगे लग्जरी सामान खरीदने में किया जाता था और आखिरकार उनका डेटा काले बाजार में बेच दिया जाता था। एक दिन जेस ने एक खूबसूरत हार देखा और उसे पहन लिया, लेकिन निक्की ने तुरंत उसे उतारने के लिए कह दिया। उसने सख्ती से समझाया कि सारी चीजें बेचनी होंगी, कुछ भी व्यक्तिगत रूप से नहीं रखना था। जेस पहली बार इतने बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी देख रही थी। चोरी किए गए सामान के पहाड़ के बीच खड़े होने का एहसास अवास्तविक था। अगले दिन जेस और फरहाद एक अमीर इलाके में घूम रहे थे। उनका काम था अभिनय करना। अचानक फरहाद बेहोश हो गया और जेस चिल्लाने लगी, कृपया कोई हमारी मदद करें, कृपया। यह एक ध्यान भटकाने वाली चाल थी, जिसका इस्तेमाल बाकी टीम ने आसपास के अमीर लोगों से चोरी करने के लिए किया। काम पूरा होने के बाद पूरी टीम एक एम्बुलेंस में छुपकर भाग निकली। पूरा प्लान इतनी बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया गया था कि किसी को कुछ भी समझ नहीं आया। उस रात वे सभी एक साथ जश्न मना रहे थे। निक्की ने सबकी तारीफ की क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक हफ्ते में $1.2 मिलियन कमा लिए थे। अगले दिन सभी टीम के सदस्य अपने अपने रास्ते जाने की तैयारी कर रहे थे। दस्तावेज नष्ट कर दिए गए और निक्की ने सभी को आश्वस्त किया कि उनका पैसा कुछ ही दिनों में उनके बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन टीम के पुराने सदस्यों को पता था कि निक्की के पास अभी एक आखिरी मिशन बाकी है। अगली सुबह निक्की जेस को स्टेडियम के वीआईपी लाउंज में ले गया। उसने जेस के सामने पूरा डेमोन्स्ट्रेशन किया कि वे कैसे कुछ ही मिनटों में $1 मिलियन कमा सकते हैं। अब अलविदा। जेस को निक्की से प्यार होने लगा था। वह सोचती थी कि वह निक्की की गर्लफ्रेंड है और इसी वजह से वह उसे ये सब दिखा रहा है, लेकिन निक्की ने उसे सिर्फ अपने फायदे के लिए ग्रुप में शामिल किया था। जब सब कुछ खत्म हो गया तो निक्की ने उसे $80,000 नकद दिए और आखिरकार अलविदा कह दिया। जेस ने उसे आंसुओं भरी आंखों से देखा। उसका दिल टूट गया था क्योंकि वह निक्की से प्यार करने लगी थी। उसी समय उसे यह भी लगा कि $80,000 बहुत कम है, क्योंकि निक्की ने अभी अभी $10 लाख कमाए थे। लेकिन निक्की की दुनिया में भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं थी। अब जेस ने उसकी असली सच्चाई देख ली थी। करीब 3 साल बाद एक रेस कार एक सर्विस स्टेशन पर रुकती है और हम फिर से निक्की को देखते हैं। उसकी आंखों में थकान थी और उसके चेहरे पर साफ लिखा था कि उसके पास पैसे खत्म हो रहे हैं। लंच के दौरान वह जॉर्ज से मिला, जो एक रेस कार टीम का मालिक था। जॉर्ज की रिसर्च टीम ने EXR नामक एक नया एल्गोरिदम विकसित किया था, लेकिन वह इसे और बेहतर बनाना चाहता था ताकि उसकी जीतने की संभावना बढ़ सके। इसलिए उसने निक्की को नौकरी पर रख लिया। योजना बहुत सीधी थी। निक्की उनके मुख्य इंजीनियर होने का नाटक करेगा। फिर वे जॉर्ज और निक्की के बीच एक नकली झगड़ा दिखाएंगे ताकि दूसरी टीमें उनकी चाल में फंस जाएं। उसके बाद निक्की नकली EXR सिस्टम प्रतिद्वंद्वी टीम को बेच देता, जबकि जॉर्ज की टीम असली सिस्टम का इस्तेमाल करके आसानी से जीत जाती। इस सौदे के तहत निक्की को इस काम के लिए €1 मिलियन मिलने थे और नकली सिस्टम बेचकर जो पैसे मिलते वे भी उसी के होते। निक्की को यह काम मजाक जैसा लगा। वह तो ऐसी ठगी सोते सोते भी कर सकता था, लेकिन जॉर्ज के बटलर को उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। उसने सीधे निक्की को धमकी दी और कहा, अगर तुमने कोई गड़बड़ की तो मैं तुम्हें सीने में गोली मार दूंगा। निक्की ने टक्सीडो पहना और उस शाम एक पार्टी में जाने के लिए निकल पड़ा। निक्की और जॉर्ज के बीच योजना थी कि वे भीड़ के सामने एक नकली लड़ाई करेंगे, लेकिन उनकी योजना पूरी तरह से तब बिगड़ गई जब जेस लाल ड्रेस पहनकर सीढ़ियों से नीचे आई। वह सीधे जाकर जॉर्ज से गले मिली। यह देखकर निक्की की आंखों में गुस्सा भर गया। उसका दिमाग सुन्न हो गया। वह जेस को 3 साल से नहीं मिला था और अब वह किसी और के साथ थी, वह भी उसी आदमी के साथ जिसने निक्की को काम पर रखा था। जेस शांतिपूर्वक निक्की के पास आई और उसे बताया कि अब वह ठग नहीं रही और जो कुछ भी 3 साल पहले हुआ था अब उसका कोई मतलब नहीं है। उसने यह भी कहा कि जॉर्ज को उनके पुराने रिश्ते के बारे में कुछ नहीं पता है और बेहतर होगा कि यह बात ऐसे ही रहे। यह सुनकर निक्की गुस्से से भर गया। उसने वोडका का एक गिलास उठाया और एक ही घूंट में पी गया। पहले उसने सोचा था कि वह गुस्से का नाटक करेगा, लेकिन अब वह सच में गुस्से में था। सबके सामने जॉर्ज के साथ उसकी लड़ाई अब कोई नाटक नहीं रह गई थी, यह असली थी।
उनकी लड़ाई ने प्रतिद्वंद्वी रेसिंग टीम का ध्यान आकर्षित किया, ठीक वैसे ही जैसे योजना बनाई गई थी। जल्द ही सुरक्षाकर्मी आए और निक्की को पार्टी से बाहर निकाल दिया, लेकिन अब उसके हाथ में प्रतिद्वंद्वी टीम का विजिटिंग कार्ड था। अगली सुबह निक्की ने मैक्लेरन टीम के मालिक से मुलाकात की। उसने सीधे कहा, मैं आपको EXR सिस्टम बेचना चाहता हूँ। इसकी कीमत 3 मिलियन यूरो होगी। टीम के मालिक के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए मोल भाव करने की जरूरत नहीं थी। उसने तुरंत ट्रैक पर सिस्टम का परीक्षण किया और जब उसने नतीजे देखे तो उसका चेहरा खिल उठा। निक्की ने वादा किया कि पूरा सॉफ्टवेयर 48 घंटे में डिलीवर कर दिया जाएगा। इसी बीच जेस की सड़क पर फरहाद से मुलाकात हुई। फरहाद को निक्की ने भेजा था। उसने जेस से कहा कि 3 साल पहले निक्की का जाना जरूरी था, उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। फरहाद ने यह भी कहा कि निक्की अब भी उससे प्यार करता है। फिर उसने जेस को एक डिब्बा दिया जिसमें वही हार था जो जेस को कभी पसंद आया था। वह असली था या नकली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जेस का दिल उसे देखकर पिघल गया। उसने फरहाद से कहा कि वह निक्की पर भरोसा नहीं कर सकती, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थीं। उसके दिल में अब भी उसके लिए जज्बात थे। खैर, सौदे के दिन निक्की वहां पहुंचा और मैक्लेरन टीम के मालिक को सॉफ्टवेयर सौंप दिया। बदले में एक ताकतवर आदमी ने उसे 3 मिलियन यूरो से भरा एक ब्रीफकेस दिया। लेकिन निक्की की फितरत ही ऐसी थी कि वह कभी भी बिना रिस्क लिए काम नहीं करता था। उसने चुपके से उसी सॉफ्टवेयर की एक कॉपी हर रेसिंग टीम को बेच दी थी। हर हैंडशेक के साथ उसे और ज्यादा यूरो मिलते गए। जो भी उससे हाथ मिलाता उसे लाखों यूरो देता। रेस शुरू होने तक किसी को अंदाजा नहीं था कि हर टीम को बिल्कुल वही EXR सिस्टम बेचा गया है। उस रात भागने के बजाय निक्की ने जेस को मैसेज किया कि अगर वह समय पर आ गई तो वे साथ में भाग सकते हैं। निक्की इंतजार करता रहा, लेकिन कोई नहीं आया। जैसे ही उसने हार मान ली और जाने के लिए मुड़ा, जेस वहां आ गई। लेकिन भागने के लिए बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसी समय वही ताकतवर आदमी जिसने मैक्लेरन टीम की ओर से उसे 3 मिलियन यूरो दिए थे, निक्की के सामने आ गया। असल में वह जॉर्ज का आदमी था। उसे सच्चाई पता चल गई थी कि निक्की ने नकली सॉफ्टवेयर की जगह असली सॉफ्टवेयर बेच दिया था। उसे उस 1 मिलियन यूरो की कोई परवाह नहीं थी। अब उसने अपनी पूरी रेसिंग ड्रेस पहन रखी थी और जानबूझकर निक्की की कार में टक्कर मार दी। एक भयानक हादसे के बाद निक्की और जेस दोनों को पकड़ लिया गया। उन्हें बांध दिया गया था और सारी चुराई हुई नकदी जॉर्ज के सामने रख दी गई थी। जॉर्ज गुस्से से भरा हुआ था। उसने उस सॉफ्टवेयर को बनाने में 40 मिलियन यूरो खर्च किए थे और अब सब कुछ बर्बाद हो गया था। सबसे बुरी बात यह थी कि वह अब भी यह नहीं समझ पा रहा था कि निक्की ने असली सॉफ्टवेयर कैसे चुरा लिया। जब निक्की ने कुछ नहीं कहा तो जॉर्ज ने जेस की नाक दबा दी, जिससे उसकी सांस रुक गई। यह देखकर निक्की टूट गया। उसने सब कुछ कबूल कर लिया कि कैसे उसने जेस के पुराने प्यार को फिर से जगाकर उसे दोबारा अपने प्यार में डाल दिया। उसने बताया कि उसने जेस को वही हार दिया था जो उसे पहले पसंद था, लेकिन इस बार उसमें एक खास चिप लगी थी। जैसे ही जॉर्ज ने सॉफ्टवेयर खोला, उस चिप ने उसका पासवर्ड चुरा लिया और डेटा कॉपी कर लिया। यह सुनकर जेस का दिल टूट गया। उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे, लेकिन जॉर्ज और उसके आदमी हंसने लगे। उन्हें यह कहानी पसंद आई, लेकिन उन्होंने उस पर एक भी शब्द विश्वास नहीं किया। फिर जॉर्ज ने कहा, जेस कभी मेरी असली गर्लफ्रेंड थी ही नहीं। मुझे पता है कि वह सिर्फ मेरे पैसों के लिए मेरे साथ थी। जेस ने कबूल किया कि वह सिर्फ जॉर्ज का महंगा घड़ी संग्रह चुराने के लिए उससे प्यार का नाटक कर रही थी। निक्की हैरान रह गया। तो जेस ने सिर्फ निक्की को जलाने के लिए जॉर्ज से प्यार का नाटक किया था। अब दोनों पकड़े जा चुके थे। जॉर्ज ने बटलर की ओर मुड़कर पूछा कि निक्की ने सॉफ्टवेयर कैसे चुराया। जैसे ही निक्की ने मुंह खोला, बटलर ने अचानक गोली चला दी। वह गोली सीधे निक्की के सीने में लगी। जॉर्ज का चेहरा पीला पड़ गया। वह घबरा गया और बटलर से बोला, मैं फिर से पैसे कमा सकता हूं, लेकिन अगर मर्डर के लिए पकड़ा गया तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। जॉर्ज ने जल्दी से बटलर को निकाल दिया और वेयर हाउस से भाग गया। जिस बेकाबू होकर रो रही थी, लेकिन बटलर ने शांत होकर कहा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, असल में मैं निक्की का आदमी हूं। असल में बटलर निक्की का पिता था। उसने गोली बहुत सावधानी से दिल के पास चलाई थी, दिल के आर पार नहीं। उसने टेप से घाव को बंद किया, सुई से अतिरिक्त खून निकाल दिया और निक्की के सीने में हवा का दबाव संतुलित किया। अचानक निक्की ने अपनी आंखें खोल दी। वह जिंदा था। यह एक पागलपन भरी योजना थी, लेकिन यह काम कर गई। उनके पीछे पैसों का एक बड़ा ढेर पड़ा था। तीनों वेयरहाउस से बाहर निकल गए। असल में निक्की एक अनाथ था और उसे इसी आदमी ने पाला था। उसी ने निक्की को धंधे के सारे गुर सिखाए थे। उनका नियम सीधा था, कभी भावुक मत होना। लेकिन अब निक्की सच में जेस से प्यार कर बैठा था। बटलर दोनों को सड़क किनारे छोड़ गया और सारा पैसा अपने साथ ले गया। निक्की के पास कुछ नहीं बचा था, लेकिन अस्पताल जाते समय उसने जेस के हाथ में कुछ चमकता हुआ देखा। वह जॉर्ज की 2 लाख यूरो की घड़ी थी। निक्की ने उसकी ओर देखा, जेस ने उसकी ओर देखा और दोनों मुस्कुरा उठे। ऐसी चालों और हाथ की सफाई के साथ वे दुनिया में कहीं भी हों, कभी भूखे नहीं रहेंगे।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।